हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑसिलेशंस का लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। पहले वाले लेक्चर में जितना बेसिक था सारा कंप्लीट कर दिया था। पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सारी उससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी, वेलोसिटी की डेरिवेशन, एक्सेलरेशन की डेरिवेशन, एनर्जी की डेरिवेशन सारी कंप्लीट कर दी थी। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है सिंपल पेंडुलम से। आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जाएंगे कहाँ तक? पूरा ऑसिलेशन खत्म करेंगे। सिंपल पेंडुलम कंप्लीट करेंगे, स्प्रिंग कंप्लीट करेंगे और टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करेंगे। तीनों चीज़ें खत्म करेंगे तो आज ऑसिलेशन तुम्हारा थ्योरी में खत्म हो जाएगा। तो इस क्लास को देखने से पहले पिछले वाली क्लास जरूर देख लेना जो हमने ऑसिलेशन की पहली क्लास कंप्लीट की है। चलो बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। घड़ी देखी है, घड़ी के नीचे ऐसे ऐसे खेलता रहता है, वही होता है पेंडुलम। मीन अगर किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जो परफेक्टली फ्लेक्सिबल है उससे किसी स्फेरिकल मेटेलिक बॉडी को बांध दिया जाए तो जो अरेंजमेंट होता है वो सिंपल पेंडुलम कहलाता है। किसी रिजिड सपोर्ट से एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले ली, उससे इस किसी मेटेलिक बॉडी को हमने बांध दिया। जो ये अरेंजमेंट होगा वो सिंपल पेंडुलम होगा। जो बॉडी बांधी जाती है उसको बॉब बोलते हैं। इसको स्ट्रिंग ये फ्लेक्सिबल है, इनएक्सटेंसिबल है और रिजिड सपोर्ट से बंधी हुई है। बेसिकली सिंपल पेंडुलम में कोई इसकी शेप नहीं होती, कोई आइडियल शेप नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। कैसे बना दो, कितनी बड़ी रस्सी ले लो, तुम कुछ भी कर लो। तो इसके हमें ऑसिलेशंस डिस्कस करने हैं और एक्सप्रेशन निकालना है टाइम पीरियड का। अच्छा, ऑसिलेशन में एसएचएम की कंडीशन क्या आती थी? दो कंडीशन थी, टू एंड फ्रो मोशन होता था, दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो हमें दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी। ठीक, तो हम लोग इसके टाइम पीरियड को बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए किस तरीके से हमें मिलता है। तो हमने मान लिया ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये बॉब है, ये इस तरीके से मोशन चल रहा होगा, सही है। लेंथ L है। मान लो इनिशियली कहीं यहाँ ये वेट इसका mg होगा। हमने मान लिया इनिशियली किसी P पॉइंट पे पहुँच गया, ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ये घूम रहा होगा। तो बॉब यहाँ पहुँचा होगा, ये वेट इसका mg होगा। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया तो इधर की तरफ टेंशन लग रही होगी, लेंथ तो इधर भी होगी। ठीक, टेंशन इधर लग रही होगी, टोटल लेंथ L है। तो इस mg को दो कंपोनेंट में तोड़ो। ये थीटा, थीटा से लगा कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा। तो एक आ गया हमारे पास mg कॉस थीटा, दूसरा आ गया mg साइन थीटा। तो अब इस mg के दोनों कंपोनेंट क्या क्या काम करेंगे वो आपको समझना है। सबसे पहले mg cos थीटा क्या करेगा? टेंशन को बैलेंस करेगा। तो टेंशन इक्वल क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स कौन देगा? mg sin थीटा। ठीक, तो हम लोग सीधा अपने काम की बात उठाते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स अगर हम निकालते हैं तो F इक्वल क्या आ जाएगा? माइनस mg sin थीटा। ठीक है, मान लो ये यहाँ से मीन पोजीशन से ये जो आर्क है ये वाई आर्क गया है। हमने मान लिया वाई आर्क गया है। तो F इक्वल माइनस mg साइन थीटा समझ में आ गया, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है। क्योंकि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो F इक्वल आ जाएगा माइनस का mg थीटा। एंगल इक्वल क्या होता है फार्मूला? आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से अगर बात करूँ तो ये अगर एंगल बनेगा तो इसकी आर्क कितनी है? ये है, और रेडियस कितनी है? ये। तो मैं लिख सकता हूँ y अपॉन L। तो यह आ जाएगा माइनस mg इंटू वाई अपॉन L। तो अगर ठीक से देखूँ तो माइनस का mg अपॉन L इंटू वाई। ठीक, mg अपॉन L किसके बराबर है? k के, क्योंकि F इक्वल ky होता है अगर हमने पढ़ा है तो। F इक्वल माइनस ky होता है तो k किसके बराबर आ गया बेटा? mg बाई L के। तो मैंने इसको mg बाई L कंसीडर कर लिया। तो F इक्वल माइनस ky आ गया। कौन सी ऑसिलेशन है ये?
एसएचएम के ऑसिलेशन से। कैसे पता चला? क्योंकि एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल माइनस के वाई होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं। टाइम पीरियड क्या पढ़ा है हमने? T इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम बाई के पढ़ा है टाइम पीरियड। तो मैं T इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम, इस के की जगह लिख सकता हूँ mg अपॉन एल ऊपर चला गया, T इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का एक्सप्रेशन क्या आएगा? T इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दोबारा समझते हैं जल्दी से। ये एक पेंडुलम है जो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। किसी पॉइंट पे मैंने लिया mg डाउनवर्ड, mg कॉस, mg साइन, y अपॉन एल आया, थीटा की जगह मैंने y अपॉन एल ले लिया, mg बाई एल कॉन्स्टेंट मान लिया k, f इक्वल माइनस के वाई हो गया। तो t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो t इक्वल 2 पाई k की जगह mg अपॉन एल पुट किया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, कुछ केसेस हैं। मान लो मैं यहीं पे, इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हम टाइप्स लेते हैं। मैंने मान लिया सम केसेस हैं। पहला केस मानते हैं सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। सेकेंड पेंडुलम का मतलब होगा टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड। रटो, सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। यहाँ वैल्यू पुट करो। हमसे पूछता है लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम बताओ। तो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम अगर पूछेगा तो यही वैल्यू पुट करो, T इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। T की वैल्यू 2 पाई एल बाई जी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। m इक्वल पाई स्क्वायर एल बाई जी, एल इक्वल क्या आ गया? जी अपॉन पाई स्क्वायर, 9.8 अपॉन 3.14 का होल स्क्वायर, 0.9903 मीटर के आसपास आएगा। और ले सकते हो तो 99.03 सेंटीमीटर। इतना ऑप्शन में ना हो, अगर 1 मीटर भी ऑप्शन में हो तो आप 1 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सेकेंड पेंडुलम होता है 99.03 सेंटीमीटर। सेकेंड पेंडुलम का केस पढ़ लिया। अब अगर मैं पेंडुलम के और केसेस पढ़ूं, सपोज करो पेंडुलम की बात करें, दूसरा केस, पेंडुलम को किसी एक बॉक्स में भर के ले जा लो और उसको तुम ऊपर की तरफ ले जाओगे, नीचे की तरफ ले आओ। तो अगर मैं दोनों केस पढ़ता हूं तो अपवर्ड केस में क्या होगा? तुम्हारा एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, g प्लस ए हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। इन द सेम वे डाउनवर्ड के केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन आपका माइनस हो जाएगा, तो टाइम पीरियड यहाँ हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं। अच्छा, एक केस मुझे और याद आया कि मान लो मैं कह दूं कि पेंडुलम को मैंने सैटेलाइट के अंदर रख दिया और तब उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। इनसाइड द सैटेलाइट, अगर इनसाइड द सैटेलाइट तुम बात करते हो तो सैटेलाइट किस पे काम करता है? फ्री फॉल में। तो सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी कितनी होगी? 0। भाई फ्री फॉल में काम करेगा तो ग्रेविटी कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए ना। अगर ग्रेविटी 0 आएगी तो मैं लिखूंगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई 0, टाइम पीरियड कितना आ गया? इन्फिनिटी। तो सैटेलाइट के अंदर टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है सिंपल पेंडुलम का। बात बिल्कुल क्लियर है? तो सिंपल पेंडुलम के बेसिक पॉइंट्स थे, आपको समझ में आ गए। अब हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, समझ लेना अच्छे से। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग बात करेंगे, वर्टिकल स्प्रिंग बात करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स बात करेंगे, काम हो जाएगा। ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग। सबसे पहली बात करते हैं
हॉरिजेंटल स्प्रिंग। हॉरिजेंटल स्प्रिंग का मतलब क्या है? एक स्प्रिंग लिया, ये एक एंड को एक सपोर्ट से बांध दिया ऐसे, दूसरा एंड इसका फ्रीली छोड़ दिया, y = 0 या x = 0 कुछ भी कह लो। अब इसके कितने केस बन सकते हैं? 2 केस हमको समझ में आ रहे हैं। या तो मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं या स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दूं। तो मान लो मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं, ये कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप इसको y माने तो y मान लो, रिस्टोरिंग फोर्स किधर को होगा? इधर लगेगा, सही बात है। दूसरी कंडीशन आ सकती है, स्प्रिंग को आप खींच दो, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट y आया, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। भाई खुद सोचो ना, स्प्रिंग को आप दबा रहे हो तो स्प्रिंग तुमसे छटपटा रही बाहर के लिए, खींच रहे हो तो अंदर के लिए, तो उसके रिस्टोरिंग फोर्स ही तो ना अपनी मीन पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है। यार ये केस कहीं पढ़ा है एनर्जी में, तो यहां से अगर मैं देखूं तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या दिख रहा है मुझे? रिस्टोरिंग फोर्स सीधा सीधा दिख रहा है F = -KY। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो किसकी कंडीशन है? SHM की। यहां से टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? T = 2π√m/K, खत्म। इसको तो इसमें पढ़ना ही नहीं है सर। अगर मैं स्प्रिंग का हॉरिजॉन्टल केस डिस्कस करता हूं तो क्या बन जाएगा? T = 2π√m/K। नोट करो बेटा इसको। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का कर लिया। अब बात करते हैं वर्टिकल स्प्रिंग की। देखो वर्टिकल थोड़ी सी परेशान भी करेगी, इसलिए वर्टिकल का बहुत आराम से समझना। अगर मैं वर्टिकल स्प्रिंग का केस देखूं तो वर्टिकल स्प्रिंग के लिए कुछ केसेस समझने हैं जो एक एक लाइन में आपको समझ आएंगे। हमने मान लिया कोई एक स्प्रिंग है, बड़े ध्यान से समझना, यहाँ कॉन्फिडेंस चाहिए एकदम। हमने मान लिया कोई ये स्प्रिंग है, उसके एक एंड को मैंने रिजिड सपोर्ट से बांध दिया और दूसरा एंड फ्रीली छोड़ दिया। केस 1। केस 1 क्या किया हमने? एक एंड को रिजिड सपोर्ट से बांध दिया और दूसरा एंड हमने फ्रीली छोड़ दिया। अब मैंने क्या करना है? इसी स्प्रिंग को, दूसरी को नहीं, इसी स्प्रिंग में मैंने एक मास अटैच कर दिया, M मास अटैच कर दिया। तो देखो यहां तक कुछ नहीं था, M मास अटैच किया तो सपोज करो ये L लेंथ खिंच गई, स्प्रिंग कांस्टेंट K था। इतना तो कर सकते हो ना। पहले एक मास ऐसे ले लिया नॉर्मल, सॉरी एक स्प्रिंग नॉर्मल ले ली, अब इसमें मैंने एक मास अटैच किया, थोड़ा सा खिंच गई नीचे की तरफ। तो इसी केस को डिस्कस करता है। रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर लग रहा होगा। mg किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमने मान लिया F1 लग रहा है। सो वी हैव रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगा F = -KL आना चाहिए, F1 = है ना भाई। रिस्टोरिंग फोर्स तो ये होता है ना F = -KX के जो भी होता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होना चाहिए? F1 + mg = 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो ये होना चाहिए ना। तो आ जाएगा -KL + mg = 0। तो mg = क्या जाएगा? KL। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक, दूसरा केस हो गया। अब इसी स्प्रिंग का तीसरा केस करते हैं। यहाँ तक आ गई ना बात समझ? स्प्रिंग का तीसरा केस ये करते हैं कि इसी मास को मैंने नीचे थोड़ा सा और खींचा। जैसे मैं इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा खींचूंगा क्या होगा? स्प्रिंग ऐसे ऐसे चलने लग जाएगी। प्रैक्टिकली समझो। यहाँ तक मास अटैच कर दिया, अब थोड़ा सा खींच लिया मैं नीचे की तरफ, खींचा तो क्या हुआ? ऐसे ऐसे चलने लगी। तो बना के देखते हैं। देखो ये चीज, इतना मान लो मैंने इसको खींच दिया, तो ये कितना था? L तो ऑलरेडी खींच गई थी, दोबारा खींच गई है Y। मैंने मान लिया Y खींच गई।
रीस्टोरिंग फोर्स F2 लग गया ऊपर की तरफ। तो अगर मैं केस थर्ड की बात करूं तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होना चाहिए, माइनस के एल प्लस वाई आना चाहिए। इस पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा था, माइनस के एल। इस पे कितना लगेगा, F2 माइनस के एल प्लस वाई। तो इफेक्टिव रीस्टोरिंग फोर्स निकाल लो। इफेक्टिव रीस्टोरिंग फोर्स जब मैं निकालूंगा तो F इक्वल क्या, F1 बड़ा है F2 बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है F2 बड़ा है F1 छोटा है। F2 माइनस F1 माइनस के एल प्लस वाई माइनस के एल, सही बात है। तो माइनस के एल माइनस के वाई प्लस के एल से के एल कैंसिल हो गया, तो F इक्वल क्या आ गया, माइनस के वाई। क्या है ये, SHM में ऑसिलेशन है, तो टाइम पीरियड क्या दिखेगा आपको, टाइम पीरियड दिख गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। बड़ी बढ़िया चीज़ है, जल्दी से वर्टिकल ऑसिलेशन समझ में नहीं आते। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक नॉर्मल स्प्रिंग, उसी स्प्रिंग में पहले मास अटैच कर दिया, फिर थोड़ा सा खींच दिया, चलने लगा ऐसे ऐसे। कौन से ऑसिलेशन थे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन थे तो टी इक्वल क्या फॉर्मूला आ गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में नोट्स बना लेना। ओके बेटा, चलिए भैया सिंगल स्प्रिंग तो हमें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे लोडेड स्प्रिंग्स की। डबल स्प्रिंग कनेक्ट करेंगे सीरीज में और पैरेलल में, तो वो भी समझनी है हमें। देखो फिजिक्स को बस नोट्स बना के और लिख के प्रैक्टिस करना। लोडेड स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग्स, ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग्स। लोडेड स्प्रिंग का मतलब या तो सीरीज में कनेक्ट करोगे या तो पैरेलल कनेक्ट करोगे। तो हम लोग सबसे पहले पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पैरेलल, पैरेलल मतलब समझ गए, दो स्प्रिंग लेनी है, एक स्प्रिंग ये ले ली, दूसरी स्प्रिंग ये ले ली। इसका जाहिर सी बात है फोर्स कांस्टेंट K1 था, इसका K2 था। इनको किसी एक सिंगल मास से कनेक्ट कर दिया, M मास से कनेक्ट कर दिया। इस बार दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग नहीं है, दोनों को यहां से अटैच कर दिया। जब दोनों को यहां से मैंने कनेक्ट किया तो यार ये ऐसे तुरंत ऐसे नीचे खींचा होगा, ऐसे तो खींचा होगा। अब ये अगर नीचे खींचा होगा तो इस बार क्या हुआ होगा, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ होगा। भाई ये चीज़ ऐसे कर दो ऐसे, और कोई चीज़ इससे बांधो तो बराबर ही तो खींचेंगे दोनों, क्योंकि स्प्रिंग के मटेरियल अलग है। इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है, तो दोनों को फोर्स अलग अलग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, दोनों को फोर्स क्या होगा, अलग अलग लगाना पड़ेगा सेम डिस्प्लेसमेंट देने के लिए। भाई मान लो दो बच्चे हो तुम, और मैंने कह दिया मुझे एक चैप्टर याद करके सुनाओगे अगले दिन। अब बच्चे को चैप्टर तो सुनाना है, तो दोनों को स्टडी ऑफ टाइम अलग अलग देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक को 2 घंटे में याद हो रहा है तो दूसरे को भी 2 घंटे में याद हो जाए। हो सकता है 1.5 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, कम ज़्यादा लग सकता है, तो फोर्स कम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, तो हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट y है। तो F1 क्या हो जाएगा, माइनस K1y। F2 क्या हो जाएगा, माइनस K2y। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा F1 प्लस F2 माइनस K1y माइनस K2y। तो माइनस y कॉमन ले लो, K1 प्लस K2 इंटू वाई। तो भैया जरा बताना K कितना आया, KP, K1 प्लस K2 नहीं आया। तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट जो आएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, K1 प्लस K2 आएगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए 2 पाई अंडर रूट एम बाई के पी। तो T इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम बाई K1 प्लस K2। अच्छा, अगर
K1 बराबर K2 है तो Kp कितना आ जाएगा, K प्लस K 2K आ जाएगा। सही है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो 2K बन जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का समझ में आ गया। दोबारा समझ लो, जब ये बराबर खींचेगी तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या लगेगा, सेम लगेगा। जब डिस्प्लेसमेंट सेम लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में जो फोर्स है वो अलग अलग है। फोर्स अलग अलग है तो टोटल फोर्स निकाला, वैल्यू मिल गई। अब हम लोग बात करते हैं इसी के केस की, थोड़ा सा ऐसे केस की बात कर लो, मतलब है यही चीज। केस 2 बात कर लेते हैं कि मान लो एक को तुम नीचे से फिक्स करो, दूसरे को, एक को ऊपर से फिक्स किया, दूसरे को नीचे से फिक्स किया, और बीचों बीच एक मास बांध दिया। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ टूट जाए, एक को इधर से एक को इधर से खींच के बराबर बराबर बांध दो। इसका डिस्प्लेसमेंट K1, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। इस केस में भी तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होगा। मैं कहता हूँ मिड में लाना है, तो जितना इधर इससे लाओगे उतना ही तो इधर भी इससे लाओगे। तो इस केस के लिए भी सेम ये पीछे वाला पूरा प्रोसेस अप्लाई होगा जो ये वाला केस है। ठीक है, तीसरे तरीके का आपको डायग्राम मिलेगा जिसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, एक स्प्रिंग ली, दूसरी स्प्रिंग ली और मास बांध दिया। इसका डिस्प्लेसमेंट K1, इसका K2 स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होंगे, y1 y2 होगा क्योंकि बांध के लटका दिया है, लेकिन अब फोर्स दोनों में सेम लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि वो लटक रहे हैं सीधे सीधे, फोर्स तो दोनों बराबर ही है ना। अच्छा, यहाँ पे बच्चे को डाउट आ सकता है कि सर पहले वाली स्प्रिंग को तो दूसरी वाली स्प्रिंग का भी मास लग रहा होगा, तो स्प्रिंग्स हम मासलेस कंसिडर करते हैं। ठीक, तो F इक्वल आ जाएगा -K1 y1, दूसरा वाला क्या आ जाएगा -K2 y2, तो y1 क्या आ जाएगा -F/K1, y2 क्या आ जाएगा -F/K2, y कितना हो जाएगा y1 प्लस y2, इसकी जगह -F/K, -F/K1, -F/K2, -F कॉमन कट गया, केस कह सकते हो K सीरीज, तो 1/K1 प्लस 1/K2। यहाँ से K सीरीज हमने निकाल लिया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। टाइम पीरियड पुट कर देना 2π/m/ K सीरीज, इस पे ये K की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये आपके स्प्रिंग इन सीरीज एंड इन पैरेलल हो गया। अच्छा, एक दो केस में और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। मान लो कि आपके सामने केस आ जाए, एक ही स्प्रिंग में दो मास दोनों साइड से अटैच कर दे, ऐसे अटैच कर दे। ये एक स्प्रिंग बना दी, M1 इधर से लगा दिया, M2 इधर से लगा दिया, ऐसे 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 होता रहेगा। इस सिचुएशन में टाइम पीरियड आप कंसीडर करेंगे T इक्वल टू π/μ/K। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है। अब रिड्यूस्ड मास निकालोगे कैसे, 1/μ इक्वल 1/m1 प्लस 1/m2। तो m1 m2 एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा m2 प्लस m1, तो म्यू आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, दूसरा केस ये बन सकता है कि इस बार स्प्रिंग को नीचे से बांध दिया m2 मास से, ऊपर m1 मास अटैच कर दिया, ऐसे मतलब छोड़ दिया, जैसे होता है ना नीचे से बांध दो और छोड़ दो, ऐसे 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 होता रहेगा। तो जो मास ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड लेंगे, जो मास ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड लेंगे। यह आपके सारा स्प्रिंग का केस हुआ जितने भी ऑसिलेशंस होते हैं। आप लोग इनको नोट करिए जल्दी से। ठीक, ये स्प्रिंग का केस सारा कर लिया आपने। सीरीज पैरेलल इंपॉर्टेंट है, चीज फंस सकती है। थोड़ा तेज हो रहा है बच्चों, लेकिन समझ लेना और नोट्स बना लेना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी अगर नोट्स नहीं बनाओगे या लिख के नहीं पढ़ोगे तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने स्प्रिंग कर लिया, सिंपल पेंडुलम कर लिया। अब हम लोग आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस की।
टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस की। देखो मैं पहले लिख रहा हूँ, एक होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, अगला आता है फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस ऑसिलेशन। 5 आपको सीधी सीधी डेफिनेशंस पढ़नी है। अनडैम्प्ड क्या है, डैम्प्ड क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फ्री क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से मोशन कर रही है तो उसका ऑसिलेशन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से मोशन कर रही है तो वो ऑसिलेशन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से बिल्कुल इस तरीके से मोशन कर रही है, जैसे सिंपल पेंडुलम वैक्यूम में मोशन करे, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। समझने वाली बात, थोड़ी बड़ी बात। सिंपल पेंडुलम अगर वैक्यूम में मोशन करे तो हम उसको कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कोई सवाल में दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ भाई, सवाल में दिक्कत आ रही है? बस 1 मिनट रुक जाओ। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या हुआ? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से मोशन कर रहे हैं। अगला आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से मोशन करे तो वो होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये से कहेंगे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से। जैसे मोशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क समझते हो? जो रबर में ऐसे मारते हैं, धीरे धीरे से हो जाता है। चिमटा खाया है मम्मी वाला, वो भी, हाँ, वो कहलाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगला आता है फ्री ऑसिलेशन। अगर कोई बॉडी अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मोशन कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, तो फ्री ऑसिलेशन कहलाता है। अगर कोई बॉडी अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मोशन कर रही है तो फ्री ऑसिलेशन कहलाता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? अगर किसी बॉडी के ऑसिलेशन एक्सटर्नल फोर्स लगा के मेंटेन रखे जाएं, जैसे बच्चा झुलाते हैं ना, बार बार फोर्स लगा देता है, वो बेबी टोडलर जो आता, वो चीज़ जिसे हिंदी में कहते हैं पालना। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से अगर किसी बॉडी के ऑसिलेशंस को मेंटेन रखा जाए तो कहलाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगला ऑसिलेशन आता है रेजोनेंस ऑसिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेना। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके ऑसिलेशन मेंटेन करे जाएं और उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो उसके ऑसिलेशंस थोड़े से बढ़ जाएंगे, मीन एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वो एम्पलीट्यूड का बढ़ना ही जो केस होगा वो रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस बेसिकली इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का स्पेशल केस होता है। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, जिससे उसके एम्पलीट्यूड ये थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इस केस को हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हम करते हैं कि किसी भी आर्मी को ब्रिज से पार नहीं करने दिया जाता, मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब सिविलियन चलता है तो आला मौला जिंदगी से चलता है, अपने मस्ती में चल रहा है। आर्मी जब पार करती है तो आर्मी का अगर लेफ्ट वाला पैर आगे जा रहा है तो लेफ्ट वाला ही जाएगा, राइट वाला जा रहा है तो राइट वाला जाएगा। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे फोर्स लगता रहता है जिससे बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वो उसकी फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाती है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं, पुल के टूटने खतरा रहता है। रेजोनेटर, रेजोनेंस, ये सब रेजोनेंस के एग्जांपल है। तो बेटा ये आपका ऑसिलेशन था, इतना कर लोगे ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।